गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास फॉर द्रोणाचार्य आईएएस। तो चलिए आज शुरू करते हैं 29 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले, एज यू नो कि येस्टरडे अ प्लेन क्रैश अकर्ड जिसमें डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र अजीत पवार की डेथ हो गई। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि एक रीसेंट पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट थी जिसने सिविल एविएशन के गैप्स पे कुछ कमेंट किया। रिपोर्ट ने ये कहा दैट इंडिया के सिविल एविएशन फ्रेमवर्क में काफी गैप्स हैं, पर्टिकुलरली प्राइवेट और चार्टर्ड प्लेन्स में सेफ्टी ओवरसाइट इतनी नहीं है जितनी चार्टर सर्विसेज ग्रो की हैं। ऑपरेटर्स ऑफन फंक्शन विदाउट एडिक्वेट टेक्निकल एंड सेफ्टी टीम्स, रिजल्टिंग इन नीड फॉर इंटेंस सर्वेलेंस बाय द डीजीसीए, जो अभी इस समय है नहीं। एंड द रिपोर्ट ने बोला है that there is a need for mandatory and fully functional safety management systems in all these private operators जो अभी मिसिंग है। प्रॉब्लम क्या है? देयर इज सिस्टमिक स्ट्रेस इन एविएशन सेक्टर। जितनी हमारी सिविल एविएशन सेक्टर में ग्रोथ हुई है, स्पेशली चार्टर्ड प्लेन्स में, उतना साथ साथ हमारा सेफ्टी आर्किटेक्चर ग्रो नहीं किया है। उतनी एडिक्वेट स्टाफिंग जो हमारे रेगुलेटर है डीजीसीए में हुई नहीं है, स्पेशली इन टेक्निकल पोस्ट, मैन पावर शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। एंड हमें चाहिए प्रिडिक्टिव ओवरसाइट। प्रॉब्लम्स होने से पहले हमारे पास कोई प्रिडिक्टिव मेथड्स हों जिससे हम असेस कर पाएं कि हमारे प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं, रैदर देन जब एक बार प्रॉब्लम्स हो जाएं, इंसिडेंट्स हो जाएं, हम उसके बाद एनालिसिस करें और उसके बाद एक्शन ले। साथ ही में जो एटीसी है, जो ट्रैफिक हैंडलर होता है फॉर एयरपोर्ट्स, उनका काम काफी बढ़ चुका है, लेकिन जो उनकी स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो साथ साथ प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ी है। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग स्टाफ। जितना ज्यादा प्रेशर एग्जिस्टिंग स्टाफ पे बढ़ता है उतना ज्यादा रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर बढ़ जाता है। हेंस देयर इज अ नीड फॉर सिस्टम रिडंडेंसी। सिस्टम रिडंडेंसी का मतलब होता है कि किसी सिस्टम में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कैपेबिलिटी या कैपेसिटी हो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास कोई कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग हो इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ लैप्स और प्रॉब्लम। दिस विल रिजल्ट इन अ बेटर सेफ्टी कल्चर इन सिविल एविएशन इन इंडिया। एंड वी नीड एन इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एट स्मॉलर एयरपोर्ट्स। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम है जिसके अंदर छोटे एयरपोर्ट्स को बंडल किया गया है विद लार्जर एयरपोर्ट्स। तो इसकी वजह से छोटे एयरपोर्ट्स पे भी ट्रैफिक बढ़ने लग गया है, लेकिन उनके पास एडिक्वेट सेफ्टी के फीचर्स नहीं है टू मैच दिस हायर ट्रैफिक। कंसाइजली बात किए जाए, इसकी समरी दी जाए तो वी हैव टू बैलेंस ग्रोथ with safety. That is the essence of this report, and it becomes very relevant in this particular case and given the rising cases of airplane crashes in India. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व ने पॉलिसी रेट को स्टेबल रखा है साइटिंग एलिवेटेड इन्फ्लेशन। तो ये समझते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इंडिया में ये मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे अफेक्ट करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है टू काउंटर इन्फ्लेशन। जब हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो जो सेंट्रल बैंकर होता है वो रेट्स को, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है। उसकी वजह से लोगों के लिए बोरोइंग, लोन्स ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, और उनके हाथों में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है। इससे डिमांड कम होती है, डिमांड के कम होने से इन्फ्लेशन नीचे आता है। इसको कहा जाता है टाइटनिंग स्टांस ऑफ द सेंट्रल बैंक। ऑन द अदर हैंड, जब इन्फ्लेशन कम होती है, इसका ये मतलब है कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड या टोटल डिमांड सारे सेक्टर्स की मिला के कम है।
तो आरबीआई जो है या सेंट्रल बैंक वो रेट्स को कट करता है, हमारे लिए लोन्स को सस्ता कर देता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा लोन्स लेते हैं, ज्यादा चीजों पे खर्चा करते हैं और उस खर्चे की वजह से जो टोटल डिमांड है इकोनॉमी में वो बढ़ जाती है और इससे ग्रोथ सपोर्ट होती है। इसको कहते हैं एक्सपेंशनरी या अकोमोडेटिव स्टांस। अगर सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि इस समय इन्फ्लेशन उनके टारगेट रेंज में है, ना वो इससे कम चाहते हैं ना वो इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो उस समय रेट्स को स्टेडी रखते हैं, चेंज नहीं करते। इसको कहते हैं न्यूट्रल स्टांस। तो अब ये समझते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी फॉरेन बैंक्स अडॉप्ट करते हैं उससे इंडिया पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब सारी दुनिया के जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। यूएस से जो पैसा होता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उठाते हैं वो इंडिया और बाकी सारी इमर्जिंग कंट्रीज में जाता है और हमारी स्टॉक मार्केट्स में पहुंचता है। तो ये समझते हैं कि रेट्स का इस पे क्या असर पड़ता है। मान लो कि जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट किया, तो उनके इंटरेस्ट रेट्स कट करने से क्या होगा, उनके यहाँ पे बोरो करना या लोन लेना सस्ता हो जाएगा या किसी भी तरह का पैसा उठाना सस्ता हो जाएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं कि वो वहां से सस्ते दामों पर पैसा लेते हैं और इंडिया और दूसरी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं जहां पे काफी स्टॉक मार्केट्स बूम कर रही हैं, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, वहां पे उस पैसे को लगाते हैं। उन दोनों रेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उससे उनकी कमाई हो जाती है। तो जब फॉरेन सेंट्रल बैंक अपने रेट्स कट करेगा तो इससे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहेगा, इंक्रीज होएगा। इससे क्या फायदा होता है कि अब आरबीआई को अपने आप हाई रेट्स नहीं ऑफर करने पड़ेंगे इन फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे पैसा लगाने के लिए, तो हमारे को भी मौका मिलेगा हमारे रेट्स कम करने का या उन्हें कम रखने का। अब आप सोचो कि अगर वो सेंट्रल बैंक जो फेडरल रिजर्व है वो रेट्स को बढ़ा देता है, मान लो कि यूएस में रेट्स बढ़ जाएं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो इंडिया जैसी मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू करेंगे और उस पैसे को यूएस के बॉन्ड्स में लगाना शुरू कर देंगे। ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि इससे हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो कम होने लगेंगे और बाहर की तरफ बहने लगेंगे। इसीलिए आरबीआई को भी फिर रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं ताकि वो जो उनको रिटर्न वहां मिल रहा है उसको कुछ मैच कर सके, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहाँ से ना निकालें। तो इससे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पे भी फर्क पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस काफी बार पूछता है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, फॉरेन फ्लोज के बारे में, तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए रेलेवेंट है। अब देखते हैं प्लेसेस इन न्यूज विच इज अनदर हॉट टॉपिक एंड फेवरेट ऑफ यूपीएससी। तो क्या हो रहा है कि सीरिया में जो कर्डिश रीजन्स हैं वहां पे कुछ सिविल वॉर चल रही है और कर्डिश ग्रुप्स और जो सीरिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में फाइटिंग चल रही है। तो समझते हैं व्हाट इज दिस न्यूज। सबसे पहले देखते हैं सीरिया का मैप जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सीरिया का मैप देखें, इनके नॉर्थ पे है टर्की, इनके ईस्ट पे है इराक, इनके साउथ पे है जॉर्डन और एक छोटा सा बॉर्डर ये शेयर करते हैं इजराइल के साथ। और यहाँ पे रीजन है गोलन हाइट्स विच वाज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। और इनके ईस्ट पे है लेबनान और मेडिटेरेनियन सी। तो अब हम इनके नेबर्स को समझ चुके हैं, तो इनके इस कंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझ लेते हैं। सीरिया
is also part of a region known as Levant, जो यूपीएससी ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है। लेवांट उस रीजन को बोला जाता है कल्चरल रीजन जो मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट पे लाई करता है, एंड इट इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक सीरिया, जॉर्डन, इराक, टर्की, पार्ट्स ऑफ ग्रीस। इनका कैपिटल सिटी है डमास्कस, एंड एन इम्पॉर्टेंट रिवर दैट फ्लोज इज द यूफ्रेटिस रिवर, विच इज अ हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट रिवर, क्योंकि वर्ल्ड की पहली जो सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वो इस नदी के बैंक्स पे थी। एक इम्पॉर्टेंट डैम है इस नदी पे कॉल्ड द यूफ्रेटिस डैम, और इस डैम के द्वारा एक लेक बनाई गई है जिसका नाम है लेक अल असाद या लेक तबका, ये इसका नया नाम है, और इसको यूफ्रेटिस लेक भी कहा जाता है आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डैम। तो अब समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट ये है, कर्ड्स जो हैं वो एक ईरानिक एथनिक ग्रुप है, एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस पार्ट्स ऑफ टर्की, सीरिया, इराक। दे बेसिकली ट्राई टू क्लेम एन ऑटोनोमस रीजन फॉर देमसेल्व्स, वो अपनी खुद की एक कंट्री बनाना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल स्टेट बनाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत समय से एक ऑटोनोमस रीजन की डिमांड की है जहां वो रहते हैं, जो सीरिया का नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। इस रीजन को वो कहते हैं रोजावा, और 2012 से जब सीरिया में सिविल वॉर हुई थी, तब से इस एरिया को वो ऑटोनोमसली गवर्न कर रहे हैं। उनकी खुद की एक आर्मी है कॉल्ड द सीरियन डिफेंस फोर्सेस, उनकी खुद की गवर्नमेंट है, उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है लार्जली। प्रॉब्लम कब हुई, जैसे आपने सुना होगा कि जब बशर अल असद थे, उनकी रेजिम का फॉल हुआ था 2024 में सीरिया में, तो तब से जो नई लीडरशिप आई है वो इस ऑटोनॉमी को डिनाई कर रहे हैं इन कुर्दिस्तान रीजन्स को। तो इसकी वजह से इनके बीच में फाइटिंग चल रही है। की कॉन्फ्लिक्ट एरियाज जो क्वेश्चंस में आपको आ सकते हैं वो क्या है? एलेपो, रक्का, देर अल जूर, जो न्यूज में काफी चलते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो न्यूज ये है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज ग्रोन टू अ 26 मंथ हाई ऑफ 7.8%। 26 महीनों में आईआईपी का हाईएस्ट रेट दिसंबर 2025 में पाया गया है। हमारे लिए क्या रेलेवेंट है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, कौन इसे पब्लिश करता है, क्या सेक्टर्स को ये ट्रैक करता है? पहली बात, ये एक मंथली स्टैटिस्टिक है, हर महीने इसको पब्लिश किया जाता है। इसको पब्लिश करने की एजेंसी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको 1950 से रिलीज किया जा रहा है, और एवरी फ्यू इयर्स इसका जो बेस ईयर है उसको रिवाइज किया जाता है, ताकि जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं वो उसके साथ साथ ये इंडेक्स रहे। अभी इसका बेस ईयर चल रहा है 2011 से 12, और 3 सेक्टर्स को ये रिकॉर्ड करता है। मैन्युफैक्चरिंग, जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेट है 77.6% का, माइनिंग सेक्टर जिसका वेट है 14.4% का, और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जिसका वेट है 8% का। वो ट्रैक करता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है इन टोटल 839 आइटम्स स्प्लिट अक्रॉस दीज 3 कैटेगरीज। नेक्स्ट आइटम है कि केरला में एक न्यूज आई है कि केरला गवर्नमेंट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर को चैलेंज किया है और फाइलिंग अ रिट पिटिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द हाई कोर्ट। तो ये केस अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। हमारे लिए ये रेलेवेंट है कि रिट पावर क्या होती है।
तो समझते हैं कि रिट क्या होती है। अ रिट इज अ रिटन ऑर्डर इशूड बाय सम कोर्ट या कोई जुडिशियल अथॉरिटी जो कहता है कि या तो कोई एक्शन किया जाएगा या कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। इसका ओरिजिन है इंग्लिश कॉमन लॉ से। जैसे कि हमारा सारा लीगल सिस्टम इंग्लिश कॉमन लॉ से है, वैसे ही रिट पावर भी वहीं से ली गई है। एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट रेमेडी अवेलेबल टू अस अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ आवर राइट्स। यदि किसी व्यक्ति का या किसी एजेंसी का कोई राइट वायलेट किया जाए तो वो कोर्ट्स के पास जा सकते हैं और रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं टू सेफगार्ड दोज राइट्स। 5 तरह की रिट्स होती हैं। हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस होता है अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। अगर आपको किसी अनलॉफुल रीजन की वजह से बंद करके रखा गया है बिना आपको एक ड्यू प्रोसेस दिए, तो हेबियस कॉर्पस की रिट आप सीक कर सकते हैं। मैंडमस। मैंडमस होता है किसी पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर देना कि वो कोई काम करें या अपनी ड्यूटी करें जो वो नहीं कर रहे। प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है जब एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को कोई ऑर्डर पास करने से मना करता है बिकॉज ऑफ इलीगैलिटी। सर्श्योराई। सर्श्योराई होता है जब एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट के इशूड ऑर्डर को क्वॉश कर देता है या इलीगल करार कर देता है, सेइंग कि आपके पास उसको पास करने की अथॉरिटी नहीं थी या वो ऑर्डर ही लॉ के बाहर फॉल करता है। क्वो वारंटो। कोई पब्लिक अथॉरिटी से ये क्वेश्चन पूछना कि आपने किस अथॉरिटी के बेसिस पे कोई एक्शन लिया है या ऑर्डर इशू किया है, आपके पास क्या वो अवेलेबल पोजीशन या अथॉरिटी थी या नहीं, और अगर नहीं थी तो आपके ऑर्डर को क्वॉश करने का बंद करने की पावर होती है क्वो वारंटो। सो एज वी नो, 2 तरह की रिट पावर होती हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। वन इज आर्टिकल 32। Article 32 comes under Part 3 to safeguard our fundamental rights. So it provides writ remedy for violation of fundamental rights. Fundamental rights यानी कोई भी ऐसा राइट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में पाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों के पास अवेलेबल है। दैट मीन्स कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं टू सीक रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। इसका ये मतलब है कि अगर आप कोर्ट्स के पास जाएं आर्टिकल 32 के अंडर कि आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है, तो कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता है कि हम अपनी रिट ज्यूरिसडिक्शन नहीं एक्सरसाइज करेंगे। आर्टिकल 226 ये रिट रेमेडी प्रोवाइड करता है नॉट जस्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर एनी ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, या अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऐसा हुआ है जो आपके कोई राइट को वायलेट कर रहा है। लेकिन 226 सिर्फ हाई कोर्ट्स में रिट रेमेडी प्रोवाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। और हाई कोर्ट अपनी रिट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए मना भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। सो दैट वाज द करंट अफेयर्स फॉर टुडे। वी होप कि आपको ये अच्छा लगा और यूजफुल लगा। तो ऐसे न्यूज़ के लिए आगे हमारे साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच।